नमस्कार, मैं रंजन सर पॉलीटेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल से कुछ प्रश्न हम लोग लेने वाले हैं, जिसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में मैंने 1 से लेकर के 34 तक कवर किया था, प्रश्न को कवर किया था। इस बार 35 से आगे देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है और उसका क्या क्या आंसर होता है। मैक्सिमम में कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न में से ज्यादा प्रश्न ढूंढा जाए, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन से भी प्रश्न बनता है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा और नोट करते जाइएगा। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। क्या हो रहा है कि जब जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है, मान लीजिए बोल रहा है, मान लीजिए एक प्रतिरोध है, ठीक है, एक प्रतिरोध है, इसका मान लीजिए 5 ओम है, और कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। इसका श्रेणी क्रम की बात कर रहा है। ये मान लीजिए एक या 2 ओम मान लीजिए, क्योंकि इससे कम की बात कर रहा है, वो 2 ओम है। ऐसा नहीं 5 होगा या 2 होगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 और 2 लिया है, क्योंकि यही बोला है एक उच्च प्रतिरोध, उच्च हो गया ये, और निम्न प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो जाता है। तो निम्न प्रतिरोध से तो इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए आर निकालना है तो होता है R1 प्लस R2, R2, ठीक है। तो R1 का मान कितना है, 5 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 7। तो क्या बोला, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, उच्च प्रतिरोध से कम होगा, उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच में होगा, निम्न प्रतिरोध से कम होगा। तो ऐसा तो नहीं, 7 है, 7 क्या है, उच्च प्रतिरोध से अधिक है, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। आंसर इसका हो जाएगा ये। उच्च प्रतिरोध से कम होगा, उच्च प्रतिरोध कितना है, 5 है, इससे कम तो नहीं है 7। उच्च एवं निम्न प्रतिरोध के बीच में होगा, बीच में कहने का मतलब जैसे 5 है और ये 2 है, इसके बीच में रहता, जैसे 4 रहता है या 3 रहता, तो उसको कह सकते थे कि ये उच्च, ये वैल्यू हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। निम्न प्रतिरोध से कम होगा, निम्न से कम नहीं है क्योंकि 2 से कम नहीं है 7, तो 7 है, तो निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे वाला देखते हैं, अगला प्लस। नेक्स्ट, 60 वाट 100 वोल्ट और 100 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप 200 वाट सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों लैंपों की धारा क्या होगा। बोल रहा है 60 वाट, ये क्या है, एक है 60 वाट, पी बराबर है, पी बराबर है 60 वाट, ठीक है। दूसरा बोल रहा है पी, मान लीजिए P1 इसको मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, इसको बोलता है 100 वाट बोल रहा है। वोल्ट कितना है, V बराबर बोल रहा है 100, V बराबर बोल रहा है 100 को दो लैंप, मतलब कोई बल्ब है, लैंप का नहीं मतलब बल्ब है, जो 200 वाट सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी मतलब एक
ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, इसका रेटिंग दिया हुआ है। अब बोला दोनों लैंपों की धारा, धारा क्या होगा? तो इसमें सबसे पहली बात जो लॉजिक है, लॉजिक मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉजिक है आपका, ये जो 60 वाट और ये जो दिया गया है, ये जो मान दिया गया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सीधा सीधा इसका आंसर होता है कि जब दो प्रतिरोध या दो लैंप, प्रतिरोध लैंप कहने का मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध है। दो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ होता है तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा समान होता है। मतलब इसमें अगर मान लीजिए 1 एम्पियर है तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा। तो लिखा है धारा क्या, लैंपों की धारा क्या होगी? तो होगी समान। इसका आंसर होगा समान। इतना जो लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेशन करते रहिए, टाइम आगे चला जाएगा। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रश्न को समझना होता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसका जरूरत है भी कि नहीं है, इसका जरूरत है कि नहीं, तो इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा ऐसे कह रहा है कि दो लैंप है जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? समान होगा। चलिए नेक्स्ट, 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के तीन प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई के समानांतर में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान होगा, कितना होगा? विभवांतर की बात उसमें क्या बात कर रहा था कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, इसमें कह रहा विभवांतर की बात है। तो सबसे पहले सर्किट देखना होगा कि सर्किट क्या है, क्या बोल रहा है? ठीक है, एक क्या बोल रहा है? समानांतर में जुड़ा हुआ है। समानांतर में जुड़ा हुआ है। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 250 वोल्ट। जो बोला, जो आपका प्रश्न कर रहा है मैं उसके अनुसार सर्किट बना दिया हूं। ठीक है, अब बोल रहा प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान कितना होगा? प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान है, तो इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जब भी कोई प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हुआ हो, जब भी कोई प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हुआ हो, जितना का सोर्स वोल्टेज होता है, जितना सोर्स वोल्टेज होता है वो उसका, वो सभी बिंदु पे समान होता है। तो ये अगर 250 वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे सभी जगह 250 वोल्ट अप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये वैल्यू में नहीं कर रहा है, इसका भी आंसर होगा समान। ये मान नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है क्या होगा, मतलब समान होगा, भिन्न होगा, 100 वोल्ट से कम होगा या 100 वोल्ट से अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा? समान होगा। मतलब अगर ये 250 है तो यहाँ भी 250 होगा, इस पॉइंट पे भी 250 होगा और इस पॉइंट पे भी 250 होगा, इस पॉइंट पे भी 250 होगा। तो मतलब तीनों प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज का मान होगा समान होगा। विद्युत आवेश का इकाई होता है, विद्युत आवेश का क्या इकाई होता है? कूलम। इसका डी आंसर है। इसका क्या होता है? ये किसका होता है? ये होता है विद्युत धारा का होता है। ये किसका होता है? ईएमएफ का होता है। ईएमएफ होता है, ये किसी का नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कूलम। नेक्स्ट, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणनफल बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ।
किर्चॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया है। जो पहला नियम है के सी एल, दूसरा नियम है के वी एल। सी से हुआ करंट और वी से हुआ वोल्टेज, किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये नियम क्या है वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा किर्चॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि किर्चॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया है, एक का नाम है किर्चॉफ्स करंट लॉ, दूसरा का नाम है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो क्या है हम बात करेंगे, आगे आएगा। अभी बराबर क्षमता वाले चार कैपेसिटरों की क्षमता क्या होगी जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है हो। तो जब ये हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हो तो टोटल जब कैपेसिटेंस की मान निकालना हो तो उसका उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 श्रेणी के लिए प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, तब इसका क्या बोल रहा है, चार कैपेसिटर हैं तो 1/C बराबर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। चारों का एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1/C बराबर होगा, अब हो जाएगा 4/4, कट के हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको फिर से लेते हैं। ठीक है, प्रश्न कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और कर दिया हूं। ये कह रहा है कि जो C1 और C2 और C3 और C4 है उसका वैल्यू सेम है। सेम हम कहने का मतलब सेम C ले लेते हैं, सी आर निकालना है मतलब टोटल निकालना है, सी टी निकालना है, तो हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। सी का वैल्यू हो जाएगा C 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1/C बराबर हो जाएगा 4/C। ठीक है, अब C का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा C/4। C/4 इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं फर्स्ट टाइम में क्या किया कि मुझे लगा कि एक बोल रहा है कि 4 फराड है, 4 फराड नहीं है, बोला 4 कैपेसिटर है जिसका मान बराबर है। तो बराबर हमने क्या किया, सी बराबर सी ले लिया, तो चारों का मान सी ले लिया। उसके बाद सी कैलकुलेट, क्योंकि आंसर में सी फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सी लेना पड़ेगा। अगर आर रहता या एस रहता या कुछ और रहता तो उस फॉर्म में लेना पड़ता, तो यहाँ से सी फॉर्म में लेना पड़ा, इसलिए मैं फिर उसके बाद सी फॉर्म में लिया हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C/4। नेक्स्ट, समानांतर क्रम में जुड़े चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी सी हो। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि प्रत्येक की कैपेसिटी कितना हो, सी हो। उसमें क्लियर नहीं किया था, यह प्रश्न जो है इसमें कहीं कैपेसिटी क्लियर नहीं किया था कि उसका वैल्यू सी लेना है या नहीं लेना है। तो श्रेणी जब समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है कैपेसिटर तो उसका वैल्यू होता है सी आर बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n नंबर है तो Cn हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है, 4 कैपेसिटर की बात कर रहा है, 4 हो जाएगा 4 टोटल में, तो टोटल जुड़ जाएगा। 4 कैपेसिटर होता ये हो जाएगा, मान ली C प्लस सी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो भी लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा 4C। आंसर हो जाएगा इसका ये।
18, 16 और 42, 74 के 4 कैपेसिटर के समानांतर क्रम में जुड़े हो तो परिणामी कैपेसिटर क्या होगा। समानांतर में जुड़ा हुआ है तो फिर यही फार्मूला लगेगा आपका C1 C2 C3 C4। इसको हो जाएगा 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74। इसको जोड़ लीजिए, मैं कैलकुलेटर से जोड़ता हूँ। 18 प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74, इसका 150 आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका हो जाएगा 150। नेक्स्ट, 36 फैराड और 14 फैराड के दो कैपेसिटरों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगा। 36 और 14 जोड़ दीजिए जो होगा, क्योंकि क्या होता है अभी, अब मैंने पिछला में बताया कि जब समानांतर में जुड़ा हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसमें समानांतर है तो ये हो जाएगा 36 प्लस 14 50। 4 माइक्रो फैराड, एक फैराड लिखा हुआ है, फैराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कैपेसिटी कितना हो। 4 4 बोल रहा है, 3 है तो इसको लिखेंगे C। R बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/4, हो जाएगा 1/C बराबर आएगा। C बराबर निकालेंगे कितना होगा 4/3, यहाँ आ जाएगा 4/3 फैराड। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। नेक्स्ट, 28 फैराड कैपेसिटी के दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी में क्या करना है, टोटल जोड़ना पड़ेगा। 28 दूनी होता है 56, इसका होगा D। 16 16 और 32 कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। इसको फिर निकाल लेते हैं, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32, इसका 32 ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 4 5/32, 32/5, इसका आंसर हो जाएगा A। दो फैराड और 3 फैराड कैपेसिटी के दो कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर उसके समानांतर में जुड़े हैं तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगा। कंडेंसर यहाँ बोल रहा है, कंडेंसर से कंफ्यूज नहीं करना है, कैपेसिटर को कंडेंसर कहा जाता है। जैसे पंखा में जो इस्तेमाल करते हैं उसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं, तो इसका इसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो कंडेंसर बोल रहा है। कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों सेम होता है। यहाँ पे बोल रहा है दो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जैसे बोल रहा है उसे सर्किट डायग्राम स्केच कर देते हैं। कितना है, इसका 2 है और ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद बोला 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर उसके समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसके समानांतर में एक जोड़ देता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल कितना होगा, ये जो वैल्यू होगा टोटल C कितना होगा, तो C कितना होगा, टोटल C कितना होगा। तो इसको पहले ये दोनों को क्या कर लीजिए, पैरेलल में कर लीजिए, इसको निकालिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 प्लस 2, 3 2 5, मतलब ये हो जाएगा 3 2 5 6, ये मतलब होगा 6/5, और बोल रहा है प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5
प्लस 2 कर देते हैं क्योंकि एक श्रेणी क्रम में है। तो 5, ये हो जाएगा 6, 5 दूनी 10, ठीक है, 16/5, इसका आंसर होगा बी। परमाणु के निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो बाहरी कक्षा में जो चक्र लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक पानी से भरा बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इस अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई क्या है। देखिए क्या होता है, जब किसी लिक्विड में, मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में कोई लिक्विड डाला हुआ है, तो जब आप इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है, अगर बुलबुला छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये जो लिक्विड है वो आयन में टूट रहा है। ये जो लिक्विड है, चाहे जो लिक्विड हो, पानी हो या कुछ भी, कोई भी हो लिक्विड, अगर बुलबुला छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आयन में बट रहा है। ठीक है, उसका क्या रीजन है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको कभी होगा तो बैटरी, ये एक्चुअली बैटरी में पढ़ना है। बैटरी जब आप सेल पढ़ेंगे तो सेल में ये पढ़ना है कि आयन में क्यों टूटता है, तो उस क्लास में कवर कर लेंगे इसको, उसके ऑब्जेक्टिव में कवर कर लेंगे। तो अभी इतना जानिए कि जब इसको सप्लाई जब दिया जाता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है, तो ये आयन में टूटता है। तो आयन में टूटने के कारण क्या होता है, इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो जो कि हम ऊपर में बुलबुला की तरह दिखाई देता है। जैसे आप देखे होंगे कोई बैटरी है, बैटरी को जब आप चार्ज करेंगे तो वो बुलबुला छोड़ेगा। बुलबुला छोड़ने का मतलब कि वो हाइड्रोजन गैस उससे निकल रहा है। ये उसी कंडीशन में होगा जब आप इसमें डीसी सप्लाई दिए होंगे, मतलब इसमें डीसी सप्लाई दिए होंगे, उस कंडीशन में होगा। जब आप इसमें एसी देंगे तो ये आयन में नहीं टूटेगा ये, ठीक है। तो जब किसी भी लिक्विड में अगर सप्लाई देने के बाद बुलबुला नजर आ रहा है, बुलबुले नजर आ रहे हैं, तो वो सप्लाई होगा डीसी, एसी की स्थिति में नहीं होता है। इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि बैटरी को हम किससे चार्ज करते हैं? डीसी से। बैटरी हमेशा चार्ज होता है डीसी से, और डीसी से चार्ज करने में बुलबुले छोड़ते हैं। तो इसलिए उसको जब भी बुलबुले छोड़ते हैं तो हम समझेंगे कि डीसी सप्लाई दिया हुआ है उस उस लिक्विड को। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता, उपयोग मुझसे कोई नहीं। कम, इसका आंसर होगा, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है या कोई भी पदार्थ है, उसमें उसका प्रतिरोध कितना होगा वो निर्भर करता है कि उसमें उस पदार्थ में उस पदार्थ के एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं, हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसका इंग्लिश में बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर मान लीजिए ये कॉपर है, एल्युमिनियम है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है एल्युमिनियम की तुलना में, मतलब इसके तुलना में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये निर्भर किस पे करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक अगर है तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा। देखिए कम पूछा जा रहा है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो उसमें उसका रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है, अब तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए क्या बोल रहा है इसमें, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। इसका जो कंसेप्ट है, यहाँ जो लॉजिक है वो यहाँ पे है, आयतन में बिना वृद्धि किए, आयतन में वृद्धि नहीं करना है, आयतन में वृद्धि नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए
कि कोई एक तार है, मान लीजिए 5 मीटर 10 मीटर का होगा। अगर मान लीजिए जितना है उससे अगर हम उसका डबल कर दें, मान लीजिए पहले इतना था, इसको हम डबल कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, ये आप समझने का कोशिश करिएगा। इसमें क्या होगा कि अगर फिर से इसको मान लीजिए 2 मीटर का तार है, ठीक है, और इसको हम 2 मीटर से बना दिए 4 मीटर, तो क्या होगा, लंबाई तो डबल हो गया, ठीक है, लंबाई तो डबल हो गया। या ये मान लीजिए 2 मीटर था और इसको हम कर दिए 6 मीटर, तो लंबाई 3 गुना हो गया, लेकिन इसका जो मोटाई है, मोटाई भी 3 गुना कम हो गया। एल आपका 3 एल जैसे ही आप करेंगे, मतलब लंबाई किसी भी तार को अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका एरिया कम जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा आयतन में परिवर्तन नहीं करना। आयतन में जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 3 एल अगर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला से। R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। एल कितना है 3 और एरिया कितना है बटा 3, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा रो एल बाई ए गुने 9, 3 तिहाई 9 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना। मतलब एक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब तार का रेजिस्टेंस हो जाएगी 9 गुना, तो 9 गुना रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई भी बढ़ रहा है और उसका एरिया भी कम हो रहा है। लंबाई 3 गुना बढ़ रहा है और एरिया 3 गुना उसका कम हो रहा है, इसलिए 9 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 52, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की अपेक्षा दुगना है कि करंट प्रवाह करने की क्षमता। एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है कि करंट प्रवाह करने की क्षमता कितना होगा, ऐसे निकालिए इसको, ठीक है। आर बराबर कितना होता है, व्यास बोल रहा है दुगना है, जब व्यास दुगना है तो आर भी हो जाएगा दुगना, आर भी हो जाएगा 2, तो एरिया बराबर होता है, इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, इसको हम करना है 2 गुना, मतलब आर की जगह पे हो जाएगा, पाई को स्थिर रहने देते हैं, इसको कर दें 2r स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, तो 4r स्क्वायर पाई 4, मतलब हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। एरिया कितना हो गया 4 गुना। जब एरिया हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब एरिया जब जब रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया तो करंट प्रवाहित करने का क्षमता क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग, आने वाली करंट शून्य होती है, जाने वाली करंट शून्य होती है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होती है। मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया है कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिया था, एक दिया था के केसीएल, पहला था केसीएल और दूसरा था केवीएल, ठीक है। केसीएल में था, केसीएल के अनुसार तो होता है कि अगर मान लीजिए ये 5 रास्ता है, ठीक है, 5 रास्ता है, ठीक है, मान लीजिए 3 1 2
और ये है ऐसे, इससे अगर 5 एम्पियर आ रहा है, उससे भी 5 एम्पियर आ रहा है, तो जो जितना आ रहा है वो उतना ही जाएगा, मतलब जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, मतलब इनकमिंग जो करंट है वो आउटगोइंग करंट सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आने वाली करंट और जाने वाली करंट के बीच गणितीय योग शून्य होगा। मतलब अगर मान लीजिए इसमें 4 जा रहा है, इसमें 1 जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा 5, इसमें कितना जाएगा 5 एम्पियर, क्योंकि टोटल आ कितना रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कितना आ रहा है 5 प्लस 5, तो कितना हुआ 10, तो जाएगा भी कितना 4 प्लस 1 प्लस 5, तो 4 1 5 प्लस 10, मतलब 10 आ रहा है तो 10 जाएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार इसका आंसर होगा वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। मतलब इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है, अगर इसमें 5 वोल्ट दिए हैं, इसको 5 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाए, तो ये 5 वोल्ट बैटरी से अगर जोड़ा जाता है तो ये 5 वोल्ट इसमें खर्च हो जाएगा। मतलब इसके एक्रॉस जो होता है कितना वोल्ट होगा 5 वोल्ट। मतलब अगर मान लीजिए 2 वोल्ट यहाँ खर्च हो रहा है और 2 वोल्ट यहाँ, तो यहाँ पर कितना होगा 1। मतलब ये जो अप्लाई किए हैं 5 बराबर इसमें जो ड्रॉप होगा और इसमें ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप होगा, वो तीनों का योग इसके बराबर होगा। मतलब इसमें मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो ड्रॉप कितना होगा, इसमें करंट है मान लीजिए I, तो I गुने R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस, अब प्लस अब बोलिए तो प्लस आ नहीं रहा सर, तो ऐसे हो जाएगा, जब इस इक्वेशन को इधर लाइएगा तो ऐसे हो जाएगा 5 प्लस आई, ये आई है, आई R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 0। गणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं कितना है। मान लीजिए कि कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, अगर इसमें हम करंट प्रवाह करना चाह रहे हैं तो क्या क्या जरूरत होता है। एक तो रास्ता होना चाहिए, मतलब कंडक्टर होना चाहिए, और दूसरा कम से कम वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। दो चीज तो मिनिमम जरूरत है, तो वोल्टेज सोर्स और चालक। बैटरी होना चाहिए जो कि करंट का वो करेगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और एक रास्ता चाहिए कि ताकि करंट फ्लो हो। ठीक है, तो दो चाहिए इसमें। करंट की उपस्थिति ज्ञात होता है। करंट का उपस्थिति कैसे, मान लीजिए इस ये चालक है, इसमें करंट हम कैसे पता करेंगे करंट जा रहा है, तो चमकने से नहीं। मान लीजिए गर्म करने पर भी चमकता है, तो ऐसा नहीं कि चमक रहा है तो उसमें करंट है। चालक के रंग से, मान लीजिए अगर काला है या लाल है या हरा है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा, रंग से तो नहीं पता चलेगा। बोला चटकने की ध्वनि से, ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये ठीक है। इससे बेहतर क्या है, उत्पन्न प्रभाव से। मान लीजिए इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, अगर इसमें प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए हम कोई एक कैंपास है, वो कैंपास है वो लेकर के गए हैं यहाँ पे, इसका अगर जो नीडल है इसमें डिटेक्शन अगर हो रहा है, मतलब अगर ये अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो उससे हम पता करेंगे कि इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, मतलब इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट से हम इसका मेजरमेंट करेंगे या चेक करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है कि नहीं है। मतलब देखने से हम पता नहीं कर सकते हैं, चालक के रंग से नहीं पता कर सकते हैं, इसको प्रभाव से। तो इसका आंसर होगा क्या, उत्पन्न प्रभावों से। प्रतिरोध जो विद्युत प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह होने का प्रतिकूल
ये गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। आर किस पे निर्भर करता है? आर बराबर होता है रो एल बाय ए। प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह होने का प्रतिकूल एक गुण है जो निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, एल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है और सामग्री पे, मान लीजिए सामग्री अगर मान लीजिए कॉपर है या लकड़ी है उस पर भी तो निर्भर करता है ना। लकड़ी है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, कॉपर है तो उसका कम होगा, एल्युमिनियम है तो कम होगा। इसका आंसर ए भी होगा, मतलब इसका आंसर फाइनली डी है। ठीक है। आवेशित परमाणु कहलाता है आयन, ये आपको याद करना पड़ेगा कि वो अगर परमाणु आवेशित हो जाता है तो आयन कहलाता है। प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? व्हीटस्टोन। प्रतिरोध का मेजरमेंट के लिए, अच्छा से मेजरमेंट के लिए व्हीटस्टोन सेतु का विधि का किया जाता है। ओम का नियम से इसका कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ओम का नियम ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, कौन सा प्रयोग विधि प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, तो ये कौन सा है? व्हीटस्टोन विधि। ये ओम का नियम से मेजरमेंट किया वो इसका मतलब कैलकुलेशन से निकाला जाता है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु से। चार संधारित्रों को जिनमें से प्रत्येक 16 का फराड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसका परिणामी क्षमता क्या होगा? निकाल लीजिए, अभी तो निकाल रहे तो 1/c बराबर होगा 16 16 16 16, सबका हो जाएगा 16, 1 + 1 + 1 + 1, 4/16 कट के हो जाएगा 1/4। इसका आंसर हो जाएगा 4। ये आंसर नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 4 फराड। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। परिपथ में विद्युत शक्ति को रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बता देते हैं क्या क्या होता है। P बराबर होता है V गुने I, P बराबर होता है I²R और P बराबर होता है V²/R। ये तीनों याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करते हैं। वोल्टेज को धारा से गुना करके, वोल्टेज को धारा से गुना करके, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, ये भी ठीक है। धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके, धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। एक बिजली के लैंप को 100 वाट 200 वाट के रूप में चिन्हित किया जाता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन नहीं है, इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, शायद आगे भी है ये प्रश्न तो उसमें ले लेंगे इसको। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक दिशा में संचलन। ओम का नियम लागू नहीं होता है सेमीकंडक्टर पे, एकदम याद कर लीजिए, बहुत पूछता है ये, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े हो तो तुलनात्मक प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। जैसे आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। बोला तुलनात्मक मतलब आर का मान निकालना, ये हो गया मानिए R1 और ये हो गया R2, इसका मान लीजिए 2 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका बोला टोटल जो होगा वो कितना होगा, आर कितना होगा 1/R1 + 1/R2, 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2 1 + 1
2/2 हो जाएगा 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, अधिक तो नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध तो उससे अधिक तो नहीं है 1, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, आंसर यही होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखता है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखता है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखता है, ये मैग्नेट रखता है। ठीक है, इंडक्टर रखता है इसमें, कैपेसिटर जो रखता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, ऋण आवेश। ठीक है, तो 1 यूनिट ऋण आवेश। एक ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जोड़ा गया है, ऐसे 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा गया है, तब परिणामी प्रतिरोध होगा। प्रश्न को समझने का कोशिश करिएगा, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। 3 प्रतिरोध समानांतर में है, कितना का, फिर इसे ही तीन बार है, तीनों श्रेणी में है। तीनों का मान कितना है, 1 1 1 1 1 1, एक का निकाल लेते हैं फिर प्लस 3 कर देंगे, तो होता है 1/r बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, यही होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 1। ठीक है, मतलब हो जाएगा 3/1, 1/r बराबर हो जाएगा 3/1, r बराबर हो जाएगा 3। अब 3 तो इसका वैल्यू आया, 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 9, कितना हो जाएगा 9। अगला प्रश्न 69, आपके घर में 3 बल्ब 60 वाट, 4 बल्ब 25 वाट और 3 बल्ब 40 वाट के लगे हैं, जो हुए हैं, तो ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा 40%। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन है लेकिन करके बताते हैं इसको। ठीक है, और इसके लिए मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ऐसे करिएगा, P कितना है, P बोल रहा है 3 बल्ब 60 का है तो 3 गुने 60। ठीक है, 4 25 का है तो 4 गुने 25, और बोल रहा है 3 40 का है तो 3 गुने 40। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 180, टोटल वाट कितना हो रहा है 100 और 120, टोटल वाट हो गया 0 400, P बराबर होगा 400। अब यूनिट बराबर होता है, यूनिट बराबर फॉर्मूला होता है वाट गुणित वाट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है। ठीक है, अब वाट कितना है 400 गुने घंटा कितना बोल रहा है, 5 घंटा चलता है डेली, तो 5 बटा 1000। ठीक है, 2 से 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10 बराबर हो गया ये 2, मतलब 2, यानी 2 यूनिट बोल रहा है डेली इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रश्न से हो रहा है कि ये जो यूनिट निकला 2 पर
डे, ठीक है। अब पर डे 2 है, अब कितना दिन बोला, 30 दिन जलता है, तो 2 गुने 30, क्योंकि एक महीना का हो गया, 60 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 40 पैसा प्रति यूनिट है, 40 पैसा प्रति यूनिट, टोटल कितना पैसा ये है, 60। तो 60 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 यूनिट मतलब 40 पैसा 1 यूनिट का है, तो 60 यूनिट के कितना, 40 गुने 60, 40 गुने 60, ये हो जाएगा 2400 पैसा, क्योंकि पैसा में है ये 2400 पैसा। अब इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा, कट क्या हो जाएगा, कितना, 24, इसका आंसर हो जाएगा 24 रुपया। तीन ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले 3 प्रतिरोध को 30 वाट वाले परिपथ में समानांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसको पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। किसी बैटरी से जुड़ा हुआ होगा, ये है 3, ये है 10 और ये है 15। टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। इसका हो जाएगा 30, 10 प्लस 3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 13×2 15/30, 2, मतलब R बराबर आ गया 2। R इसलिए निकाल रहे हैं, R इसलिए निकालना है कि मुझे करंट निकालना है, और यहाँ करंट निकालने के लिए हमको R निकालना जरूरी है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। तो R निकाल लेंगे और P दिया हुआ है तो I निकाल जाएगा, जब I निकल जाएगा तो हम उससे पता चलेगा कि कितना करंट जा रहा है, क्योंकि करंट ही पूछ रहा है तो I तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा, अब P बराबर देगा I स्क्वायर R, तो P कितना है, 30 वाट बराबर I स्क्वायर R है 2। अब ये चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा है इधर, ठीक है। I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30/2 15, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है, यहाँ पे I बराबर होगा √15। क्या इसको ऐसा भी निकाला जा सकता था, P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, ठीक है। P है V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 30 गुने 2 60, ठीक है। V बराबर हो जाएगा √60। अब √60 का वैल्यू निकाल लेते हैं, √60, √60 का कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जा रहा है इसमें। √60 हो गया 7.74, ये हो गया वोल्टेज का मान।
तो कितना का बैटरी लगा हुआ है? 7.74 का बैटरी लगा हुआ है। अब आई बराबर होता है, आई बराबर होता है V बटा आर। V कितना है? 7.74, ठीक है, बटा किसमें पूछ रहा है? 3 ओम वाले में, बटा 3, लगभग 2 आएगा इसका। 7.74 भागा 3, 2.5 आ रहा है, लगभग ये 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल कैलकुलेशन हो गया। धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु। धारिता हमेशा शेयरिंग ब्रिज से मापा जाता है, व्हीट स्टोन से तो रेजिस्टेंस मापा जाता है, ठीक है, और शेयरिंग से धारिता मापा जाता है। धारिता दो संधारितों जिनकी धारिता 2 और 3 है को श्रेणी में जोड़ा गया है। एक तीसरा धारिता जिसकी धारिता 1 है उसको समानांतर में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता कितना होगा? कैलकुलेट कर लेता हूं इसको अब शॉर्ट में कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी बराबर हो जाएगा, दोनों सी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा 5, ठीक है। सी बराबर 3 दूनी 6 बटा 5 प्लस बोल रहा है एक संधारित्र जिसका धारिता इसको समानांतर में जोड़ा गया है, प्लस 1 समानांतर में है, प्लस 1 हो जाएगा। 5 6 प्लस 5 हो जाएगा 11/5, 11/5 आंसर है। संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच बल हो जाएगा अधिक, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है? बीच बल हो जाएगा अधिक। ये बोल रहा है मान लीजिए दो प्लेट है, ठीक है, इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, तो दोनों को ये बोल रहा है समानांतर प्लेट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, इसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? दोनों के बीच बल बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, अगर ये मान लीजिए कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट से बना होता है, 2 प्लेट होता है, बीच में होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जब इसका एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका बल जो होगा, दोनों के बीच लगने वाला बल जो है, जो फोर्स है, वो उसका मान जो है बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड देखिए आई बराबर होता है Q बटा टी। Q बराबर हो जाएगा आई टी, आई मतलब एम्पियर, एम्पियर और टी मतलब हो गया सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? क्यू। क्यू क्या है? आवेश। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, आवेश का। किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा P,
बी स्क्वायर बटा पी। अब लिख दीजिए 200, 200 गुने 200, ये वोल्टेज कितना है 200, और वाट कितना है 100 बटा 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 ओम। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसका आंसर होगा डी। किसी निश्चित ताप पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है हमेशा चालक के या सुचालक, जो उसी को सुचालक बोला जा रहा है, तो उसके पदार्थ पे निर्भर करता है। पदार्थ कौन सा पदार्थ है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, लकड़ी है, लोहा है, जिंक है, क्या है, उस पे निर्भर करता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, पदार्थ पे निर्भर करता है। दो चालकों चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहा है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर ए है, दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है, जो दोनों में करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है, तो क्या होगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे होता, तो क्या होगा, आंसर ये हो जाता क्या, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब विकर्षण करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन, याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन है तो आकर्षित करेंगे, और अगर अलग डायरेक्शन है तो उसको विकर्षित करेंगे। घरों में पंखे और लैंप किसमें जुड़े होते हैं, समानांतर, बहुत पूछा जाता है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। एक स्थिर धारा स्रोत 10 किलो ओम के लोड पर इतना की धारा सप्लाई करता है। उस लोड को बदलकर इतना ओम कर दिया जाए तो लोड की धारा क्या होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। पी निकाल लेते हैं इसमें। पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर कितना है 40.40 गुने 10 पे 3 जीरो। ठीक है, अगर दशमलव हटा दिए तो 1 2 3 4, 2 इधर 2 इधर, 1 2 3 4, 1 2 1 1 2 3 4 खत्म हो गया, और 4 चौको 16, ये हो जाएगा 1600। पी बराबर हो गया 1600। अब कह रहा है कि इसको 100 ओम से जोड़ना है, तो फिर हम निकालने और आई निकालना है, तो इसको पी बराबर जो फॉर्मूला है इसी पे फिर से सेट कर देंगे, तो पी हो जाएगा 1600 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर गुने आई स्क्वायर गुने आर। आर कितना है 100। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 भागा 100, कट जाएगा। अब आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, इसका आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। यदि 5 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में, को लिखा हुआ है, को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना है। 5 को दो प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लीजिएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5 गुने 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 25 बटा 10, 2.5। फॉर्मूला लगा लीजिएगा, 1 बराबर आर बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक विद्युत ताप 1 मिनट में इतना जूल
इतना 4 ओम प्रतिरोध को आपूर्ति करता है, तो इसमें स्थिति धारा क्या होगा? शक्ति बराबर होता है एनर्जी बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एनर्जी कितना दिया हुआ है? 320 जूल बराबर आई स्क्वायर आर कितना दिया हुआ है? 4 गुने 4 और समय कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। 1 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड, क्योंकि टी होता है सेकंड में कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं आई स्क्वायर बराबर, इसको सजा देते हैं, ये जो है नीचे आ जाएगा, तो 320 बटा 4 गुने 60। ठीक है, 8 चौको 32, ये हो जाएगा 3/6, सॉरी 3 सॉरी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं इसको इरेज करके फिर से कर देता हूँ। 320 4 गुने 60, इससे ये कट गया, 8 चौको 32, 8 हो गया, ये 4 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, आई बराबर हो जाएगा 4/3 अंडर रूट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको अंडर रूट कर निकाल लीजिएगा, 4/3 को अंडर रूट करके निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट, कूलाम के नियम में दो बिंदुओं के बीच का बल कह रहा है, कूलाम का नियम है कि अगर ए मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच की दूरी r है, तो जो फोर्स जो लगता है, तो फोर्स लगता है वो हो जाता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन है परावैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे देखते हैं कि क्या होता है, उसके बीच दूरी के वर्ग का समानुपाती, मतलब उसके बीच की दूरी के वर्ग का। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। आवेशों के गुणनफल का, आवेश जो है Q1 Q2 का गुणनफल है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। और माध्यम के परावैद्युतता, ये जो माध्यम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एयर है या क्या है, उसका परावैद्युतशीलता कितना है उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर ये भी हो गया है, मतलब हो जाएगा कि अनुपाती बोल रहा है, अनुपाती, समानुपाती, अनुपाती तो सिर्फ ये आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि अनुपाती बोल रहा है। अनुपाती मतलब अगर बढ़ने पर क्या बढ़ता है, तो ये अनुपाती समानुपाती क्या है? Q1 और Q2, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसका मान बढ़ेगा तो F का मान कम होगा, इसका मान बढ़ेगा तो F का मान, जो इसके बीच लगने वाला फोर्स है वो कम जाएगा। और Q1 और Q2 का मान अगर बढ़ाते हैं तो इसके बीच लगने वाला बल हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको अनुपाती की बात कर रहा है, तो उसके बीच की दूरी के वर्ग, सॉरी आंसर ये होगा आवेश के गुणनफल का, आवेश के गुणनफल का। किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और बरकरार रहे। धन्यवाद।